एबीएन की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024 में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और मेरे साथ इस वक्त अलीना शिगरी, अब्दुल बासित साहब और ईसा नकवी मौजूद हैं। हम इलेक्शन के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। पंजाब को हमने डिस्कस किया, लाहौर को डिस्कस किया, और पहले इससे में बस अब कंप्लीट बात मैंने आपकी बात काट दी थी। आप लोग कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं पीटीआई, और आप कह रहे थे कि टर्न आउट अगर ज़्यादा होगा तो फिर मुस्लिम लीग किस तरह जीत जाएगी। ये आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रही थी। तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, बल्कि आप ही इस सवाल का जवाब दे दें कि पंजाब में क्या सूरत हाल है, लोग किस बुनियाद पे वोट देते हैं। आया बरादरी सिस्टम अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उसकी कोई अहमियत नहीं रही। लोग जो अब एक नेशनलिस्ट सोच रखते हैं उसकी बुनियाद पे वोट दे रहे हैं, या फिर जो है पीएमएलएन जिस तरह अपने आप को पेश कर रही है कि 2013 से 2017 तक का जो दौर था वो दोबारा आ जाएगा, खुशहाली ही खुशहाली मुल्क में होगी, उस बुनियाद पे दे रहे हैं। करप्शन कोई इशू नहीं रहा अब। तो आप बताइए, क्योंकि आपका ताल्लुक खैर केपी से है, बट स्टिल आप चूँकि देखते रहते हैं, और मेरी सारी तालीम और प्रोफेशन में मुल्तान से हुई है। तो आप ज़रा बताइए हमें कि पंजाब का वोटर क्या सोचता है। देखिए, दो चीज़ें बड़ी अहम है इसमें बासित साहब। एक तो अगर आप ये देखें ना कि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको दो जनरेशन का काफ़ी गैप मिलेगा। ह्यूज नंबर है आपका जो 40 या 50 प्लस जो है ना, 45-50 प्लस जो है कि वो थिन है, और जो आपका ये 45 से लेके जो 18 साल का है ये आपका 2/3 से ज़्यादा है। तो ये जो गैप है ना, बेसिकली ये बड़ा मैटर कर रहा है कि इस वक्त बरादरीज़म नो डाउट पंजाब के अंदर भी और सिंध केपी के अंदर भी बड़ा फैक्टर था, और बलूचिस्तान तो भी है, वहाँ पे सरदारी और सारा निज़ाम है। लेकिन पंजाब के अंदर जो फ़र्क आया है वो ये आया कि आपका ये जो गैप पैदा है ना, तो आपकी ये जो लॉट है ना 18 से 23-25-30 तक यूथ है। अच्छा, इनका माइंड जो है, जिसको वो कह रहे हैं ना कि जेन साजी कर दी है जी पीटीआई ने और इनको गुमराह कर दिया है, तो हमने दोबारा इनकी जेन साजी करनी है, तो वो उनको भी एहसास है कि नहीं, कि ये जो है कि नौजवान हाथ से निकल गए हैं। और अभी जितनी भी आपको मैंने चाहे आप यहाँ से नॉर्थ पंजाब से लेकर सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब तक चले जाएं, कि जहाँ पे अगर ये बड़े जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी जो कॉर्नर्स मीटिंग या ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स हो रही है, तो उसमें वो एक दूसरे क्या डिस्कस करें, वो कह रहे हैं कि अपने घरों को सबसे पहले, अपने बच्चों को कंट्रोल करो और फिर बाहर देखो जरा क्या करना है। ये अगर कंट्रोल हमें घर से अगर हमें मार पड़ गई तो बाहर से तो हम वैसे ही फारग हो गए। ये उनके अंदर खुद कंसर्न पाया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर 2018 का इलेक्शन और फिर 2018 के बाद आप अगर जुलाई 2022 का इलेक्शन देखें, 2018 में जो आज़ाद अरकान जीते थे, जिन्होंने 60,000, 70,000, 80,000 वोट लिया था, बीइंग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जिन्होंने तीर को, बल्ले को और शेर को शिकस्त दी थी, जिन्होंने किताब को शिकस्त दी थी, जब वो जुलाई 2022 में और उसके बाद जब ये सारे तीर, किताब, लालटेन, पतंग और शेर इकट्ठे होके लड़े थे, और वो भी आज़ाद जिसका 70 से 80 या 60,000 वोट था, ये सारे जब इकट्ठे हुए और इनका ख्याल था कि हमारे पास 150 से 200 वोट बैंक है, और ये जो हमें उस वक्त जीते थे हमसे, इनका तो उस वक्त वोट जो है कि 70-75 हज़ार था जो उस वक्त जीत गए थे, हम चारों क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, लेकिन फिर भी वो सब के सब जो है कि वो हार गए थे। और आप उसमें मरकजी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब, पंजाब हुकूमत हमजा शहबाज शरीफ साहब, IG, चीफ सेक्रेटरी, DPO, डिप्टी कमिश्नर, पटवारी, तहसीलदार, प्रिजाइडिंग अफसर, ईच एंड एवरीथिंग। 20 हल्कों को मैनेज करना बड़ा आसान होता है, लेकिन टर्नओवर आपका जो है कि वो 50% से प्लस हो गया। जो ये जनरेशन थी वो जब बाहर आ गई, उसने वोट डाल दिया, तो वो इलेक्टेबल आपके हाथ से वो सीटें निकल गई, नंबर 1। नंबर 2, अगर अभी आप ये देखें पंजाब के अंदर खास तौर के ऊपर आप देखें, चकवाल में टम्मन फैमिली जो है कि इलेक्टेबल है ना वो, लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, अब वो दस्तबरदार हो गए उसके हक में जिसके हक में बज़ाहिर हवा नजर नहीं आ रही। अब सरगोदा चले जाएं, चीमा फैमिली, घुमन फैमिली, जो ट्रेडिशनली किन जमातों के साथ रहे थे और हमेशा आज़ाद भी लड़ते रहे, पार्टियों के साथ भी लड़ते रहे, अब उनकी अब ऊपर की हवा जो है कि वो है कि नहीं साड़ी तो गल हो गई है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है कि जब वो गए, उन्होंने हीट मिली, उन्होंने कहा नहीं हम दस्तबरदार हो रहे हैं, किसके हक में, जिसका कोई निशान ही नहीं है। सिमिलरली आप साहिवाल चले जाएं, झंग में चले जाएं, आपको ये ट्रेंड नजर आ रहे हैं। आप उकाड़ा चले जाएं, वट्टू फैमिली, ये वो फैमिलीज हैं कि जो एक जमाने में वट्टू साहब तो 16 सीटों के साथ चीफ मिनिस्टर बन गए थे जिना लीग के जब वो थे। तो ये चीज जो है कि ये रियलाइजेशन तो हर जगह पे हो रही है, लेकिन
क्योंकि आपने नैरेटिव बनाना है कि नहीं जी हम लेकर आ रहे हैं, आप वोट डालने आएंगे, आपका वोट ज़ाया हो जाएगा, हम आपको पकड़ लेंगे, आपको घुसने नहीं देंगे पोलिंग स्टेशन में, आपको जो है कि रिजेक्ट कर देंगे पोलिंग, और आपके एजेंट नहीं बैठने देंगे, उनको उठा देंगे, फिर आप आज़ाद कामयाब करवाएंगे। तो पब्लिकली कह रही है, नून लीग भी कह रही है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि आपका वोट ज़ाया हो जाना है, आप आज़ाद मुंतखब करेंगे तो हमने तो उनको ले लेना है, फिर वो तो फिर हमारे पास आ जाने, तो आप पहले ही हमें वोट क्यों नहीं देते। तो ये ना सिर्फ एहसास से शिकस्त है बल्कि इजहार भी है इस शिकस्त में। जब आप ये नैरेटिव पब्लिक रैलीज में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि ऑन ग्राउंड बहुत से मुजीबुर रहमान शामी साहब जो बात चेंज हो चुके हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब जो पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे हमारे पहले हिस्से में, वो तो अब ये कह रहे थे कि लगता है कि जो लहर है इस वक्त वो नवाज शरीफ साहब की बनती जा रही है, और उनको तो सर्वेस में भी और सर्वे भी नजर आ रहे हैं कि शायद पोल्स उनके हक में हैं। वो एक दो सर्वे आए थे, पता नहीं आपको याद है किस इदारे के थे वो, कोई पता नहीं, वेबसाइट पर नहीं मिली। नहीं उनके सर्वेज में तो ये भी होता है ना, देखें अब 100% बता रहे कि अब वो गैप कम हो गया है। नहीं उन सर्वेज की जब आप कैलकुलेशन करते हैं ना तो पता चलता है जी 110% जो है रिजल्ट निकल के आ रहा है। वो ठीक है, उनके सर्वे आप ठीक कह रहे हैं कि जब आपने तय किया हुआ है कि एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है कि अगर 1000 वोट है और वो 1100 निकलेगा अगर, तो 110% होगा ना, तो उनकी परसेंटेज भी कैलकुलेशन करें तो उसका आपको उससे क्रेडिबिलिटी का पता चल जाता है आपको। नवाज शरीफ साहब जिस जलसे में जाते हैं, बल्कि आज तो मरियम नवाज साहिबा ने जो फैसलाबाद में जलसा हुआ है और हमारे साथ फैसलाबाद उसमें कहा कि कितने यहाँ पे जवान लोग खड़े हैं 18 साल से 30 साल, हाथ खड़ा करें, तो सबने हाथ खड़ा, वो तो देखे सबने हाथ खड़ा कर दिया। बासित साहब अगर आप वहां पे होते और मैं होता हमने भी हाथ खड़ा करना था। अगर आप या मैं तो ना खड़ा करता कि मैं तो 30 साल का बिल्कुल नौजवान है हम नहीं, लेकिन वो यही कहना चाहते हैं, मैसेज यही देना चाहते हैं कि जहां तक नौजवानों की बात है तो ये पीटीआई तक महदूद नहीं है, हमारे साथ भी नौजवान लोग नहीं बिल्कुल होंगे, मैं इसमें नहीं है शक, लेकिन ये देखे ना एक मुसलसल नैरेटिव अगर आप बना रहे हैं ये तो इसका मतलब है कि आपको भी खौफ है कि हो क्या रहा है ज़मीन, और अगर मुसलसल जो बड़े कामयाब सेशंस भी नौजवानों के साथ किए जा रहे हैं, उनको समझाने की भी कोशिश की जा रही है, बट नौजवान आज की खुशाइन बात यह है कि सवाल कर रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, अवेयरनेस ऑब्वियसली क्रिएट हुई है, बट इसमें भी जो हम बात कर रहे थे कि पंजाब दिहाइयों से नून लीग का गढ़ जो है वो रहा है। एक ज़माना होता था पीपल्स पार्टी को ऑब्वियसली एज होता था, लेकिन नून लीग के 18 तक भी 18 के बाद से जो सिनारियो चेंज हुआ है ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अब किस तरह से वो चीज़ जो है आगे इलेक्शंस में रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई देगी। यू आर राइटली पॉइंटिंग आउट वो जो बाई इलेक्शंस थे 2022 के, उसमें प्रिडिक्शंस होती कि 17 शायद नून लीग की और देखें बासित साहब वो फैसलाबाद में खड़े होकर कह रहे हैं कि नौजवान भी हमारे साथ हैं, ठीक है ना। अब राजा रियाज साहब को भी टिकट उन्होंने फैसलाबाद से ही दिया था और वो पहले असम्बली में कहते थे साढ़े को वोट ले लिया, सानू पहचान दे ही नहीं, तो जब वो अपने हल्के में गए फिर उन्होंने कहा जी सानते हम पहचान दे, क्या 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 पहचानते सानू को पहचानते भी नहीं, तो लोगों ने भी उनको पहचानते से जो है ना कर दिया। तो उन्होंने कहा जी नौजवान जो एक खराब हो गए सुनते नहीं निकाल, अपने बेटे को फिर उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन से भी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप ये भी देखेंगे जिनको टिकट मिले हुए हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमें तो आपको पहचानता भी नहीं है, तो फिर हमने क्या इलेक्शन लड़ लेना है। तो वो ये सिचुएशन बड़ी इनके लिए अलार्मिंग है। हाउ ईसा यू वुड एक्सप्लेन दिस सिचुएशन, ये एक क्या है, ये पॉपुलिज्म है जिस तरह हम ट्रम्प के हवाले से चीज़ें अमेरिका में देखते हैं, या फिर यूरोप में हम देखते हैं एक पॉपुलिस्ट फिगर आती है और वो अपना नैरेटिव ऐसा फैलाती है कि जी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस किस्म की बात जो लफाजी है, नाराबाजी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो ये आप पीटीआई का भी अगर मैं मंशूर देखूं, सच्ची बात ये है उसमें इतनी, कल रऊफ हसन साहब से ही बात मैं कर रहा था, उन्होंने भी कुछ थिंक थ्रू नहीं किया, वह सारा मामला है। तो ये क्या है, पॉपुलिज्म पाकिस्तान में भी आ गया है। साहब ये किसने कहा कि तहरीक इंसाफ जो है ये सिर्फ जो तासुर नजर आ रहा है उनके पॉपुलर होने का, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का वोटर है या सपोर्टर है? आप लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं। ये आप मुझे एक बात बताएं, सिंपल लॉजिक की बात, ये जो मियां साहब तकरीर कर रहे हैं, इस तकरीर को कोई भी शख्स बैठ के सुने, वो बेसिकली नाम इमरान खान का ले रहे हैं, बुराइयां अपने भाई की हुकूमत की कर रहे हैं, जिसको वो रिमोट कंट्रोल से लंदन में बैठ के रिमोट कंट्रोल चला रहे थे। जी बिल्कुल, ये वो ब्लूटूथ और वाईफाई लगा के उन्होंने रिमोट कंट्रोल से फैसले वहां हो रहे थे। सच्ची बात, उनके पास कुछ कहने को है फैसले। सुने मुझे एक बात बताएं, हम जब बात कर रहे हैं ये 25 रुपए की रोटी जो सुनाते हैं जाके, ये इनके भाई के दौर में हुई है। ये जिस बिजली के बिल का बताते हैं ये भी उनके भाई, ये उनके भाई के दौर में इस जगह पर पहुंचा है। जो गैस का बिल है वो उनके दौर में हुआ है।
ना इमरान खान के दौर में लोड शेडिंग थी। वो ये कहते और हैं ये जो इमरान नौजवानों के हवाले से बात कर रहे हैं, कितने नौजवान नहीं, मैं मेरा भी आर्गुमेंट उनका आर्गुमेंट में दे दूं, आप बात जारी रखें। वो यही कहते हैं कि चूंकि पीटीआई आईएमएफ के प्रोग्राम से भाग गई थी और हमें वो करना ही था लामहला, तो ये इसलिए महंगा। जी, पीटीआई भागी थी आईएमएफ के प्रोग्राम से, पीटीआई आईएमएफ के प्रोग्राम से भागी थी। एवरीवन नोज के क्या हुआ। इमरान खान ने जिस दिन 60 रुपए से पेट्रोल 170 पे करना था 150 पे कर दिया। जिस दिन 5 रुपए यूनिट बढ़ाना था, गलत डिसीजन। हाँ तो मैं बता रहा हूँ गलत था ना, गलत पॉपुलिज्म भाई, गलत डिसीजन था। उसने तो गलत किया ना। आपके हाथ किसने पकड़े हुए थे? अच्छा, इसमें नहीं, अब सुन लेना, एक मिनट लेकिन ये याद रखा जाएगा कि 13.7% इन्फ्लेशन 2022 की इमरान खान साहब के जाते वक्त 13.7%। अब यहाँ पे बासित साहब, आप मुझे एक बात बताएं, इमरान खान ने गलत कर दिए ये 2 डिसीजन। ही डिड अ मिस कमिटमेंट आईएमएफ के साथ। जून तक उसको लॉक कर दिया। जून तक इमरान खान था इस मुल्क में हाकिम। नहीं, किसी ने तो करना ही था ना। नहीं, वो यही कहते हैं उसको रिवर्स किसने करना था, करेक्शन किसने करना? इसको हम जारी रखेंगे। वो ये कहते हैं कि हमने सियासत के मफादात को बचाया है, सियासत नहीं की, बल्कि रियासत वो भी रियासत को बचाया। उन्होंने रियासत को कुर्बान किया। वो ज्यादा एक्सपोज अपने लोगों ने कर दिया था कि ज़ुबैर साहब ने मैं इसके ऊपर मैं आपके साथ फैसलाबाद देख लें जरा। फैसलाबाद चलते हैं। मनान अशरफ है जी हमारे साथ। जी मनान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मनान अशरफ साहब सुन पा रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि उनकी कॉल ड्रॉप हो गया। अच्छा, एक चीज और जो आपने कहा ना कि अवाम जो फैसला करते हैं इलेक्शन में, तो क्या देख के फैसला करते हैं, बरादरी या क्या? मैं आपको 2008 का वाकया सुनाता हूं कि मैं 2008 में ये जो नॉर्थ रीजन है हमारा, अटक से लेके और ये हजारा और ये मैं सारा कवर कर रहा था। मैं सुबह हसन अब्दाल से निकला हरीपुर की तरफ। वहां पे एक साइड पे एक ठेले वाला बैठा था, तो मैंने कहा हमें वोट पाए हैं? उसने कहा जी बिल्कुल पाए हैं। मैं कहा किसको दिया है? क्या शेर? मैंने कहा यार ये मेजर ताहिर सादक का हल्का है और इसने इतना काम किया, और फिर यहाँ से शौकत अजीज जो है कि वो भी उन्होंने अपनी सीट दी, उन्होंने बड़ा काम किया, वज़ीर आज़म थे, तो तुमने वोट किसी और को दिया? कहता जी कि पक्की सड़क देखने अपने लोकल जबान में। मैं कहते ताहिर साहब, मेजर साहब बनाई है कार, साफ पानी नहीं टूटी हुई मेजर साहब लवाई है, पक्की सड़क महल्ले तक गई हुई है। मैं कहा फिर वोट क्यों नहीं दे? कहता जो मेमरी दा वोट आसी ना मेजर साहब दे साहब। अच्छा, कौमी मसाइल बड़े हो गए। उस पर जजेस की तहरीक चल रही थी, मियाँ साहब उसको लीड कर रहे थे, मेरे जज, मेरी अदलिया, मेरा आइन, मेरा मुल्क। अब ये काम, मैंने कहा तुम्हें कितने पड़े हुए? कहता कोई नहीं जी, मैं स्कूल गया सी, फीस ही कोई नहीं, मैं दौड़ गया, स्कूल गया ही नहीं मैं। अब वो जो बंदा जिसने प्राइमरी भी नहीं पढ़ा हुआ, पास की हुई है, शायद कच्ची पक्की में ही दौड़ गया था, वो कहता कौमी मसाइल बड़े हो गए। अब आपके कौमी मसाइल के हैं आज? रूल ऑफ लॉ नहीं है, आपके पास इंसाफ नहीं है, आपको जुल्म है, जबर है, इंसानी हकूक खत्म हो रहे हैं आपके। आप यहाँ तक के जो कि आप लोगों के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ, आप गलती मेरी है और आप मेरे जो है कि रिश्तेदार जो तीसरे चौथी दर्जे के हैं उन तक जाके आप पहुंच जाते हैं। ये जो हालात हैं, इन लोग यहाँ पे लोगों ने आके जो है कि इस वक्त वो कह रहे हैं कि अगर हमने इसी निज़ाम को लोगों को वोट देना है तो ये तो कल हुकूमत बना के इससे ज्यादा जुल्म करेंगे। ये जो सोच है ना इस वक्त लोगों के अंदर, ये मेरा ख्याल है इतना रिएक्शन करेगी। जो टर्न ओवर अभी आप देख लें कि आपने वो अदालतों में आता था, उसके साथ जत्थे आते थे, ठीक है, उसको अरेस्ट हुआ, उससे पहले उसके ऊपर फायर हुआ था, कातलाना हमला हुआ, लोगों ने कहीं आग नहीं लगाई, अरेस्ट हुआ, लेकिन वो हालात इतने खराब हुए कि उसके बाद एक बड़ा क्रैकडाउन अभी तक चल रहा है, ठीक है। अब उसको सजाएं हो गई हैं 14 साल 10 साल, आपको रिएक्शन बिल्कुल नहीं नजर आ रहा, जैसे खामोशी है। क्यों? लोगों ने ये फैसला कर लिया कि नहीं, जिनके साथ हमारा वास्ता पड़ा हुआ है कि ये हर चीज के कानून, आइन, इखलाकियात इनके लिए कुछ भी नहीं है, ये हमें वहां तक ले जाएंगे जहां तक हम सोच भी नहीं सकते, तो बस चुप करके बैठ जाओ। अब हमारे पास ताकत अगर है तो वो बैलेट की है, आपके पास बुलेट की ताकत नहीं होती, बैलेट की होती है। तो मेरा ख्याल है अवाम ने ये फैसला कर लिया कि हमने बैलेट से इस सिस्टम को ठीक करना है। तो वो जो चीज है शायद वो हमें इस वक्त फील हो रही है। जी बनान साहब हमारे साथ है। मैं जो पॉइंट ऐड करना चाह रही थी वो ये था कि इमरान खान साहब अनपॉपुलर हो गए थे 13.7% इन्फ्लेशन पे,
बट उनको वापस से पॉपुलर करने में वो पीडीएम इन्हीं का हुकूमत हाथ का बिल्कुल हाथ था। और जुबैर साहब, मतलब ये पीएमएलएन के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि जुबैर साहब कहते हैं, मोहम्मद जुबैर साहब के डिसाइडेड था मई में, मियां साहब चाहते थे कि असेंबली तहलील हो जाए, इलेक्शंस में जाया जाए, लेकिन इमरान खान साहब चूंकि कॉल दे चुके थे उस लॉन्ग मार्च की, लिहाजा ये डिसीजन रोका गया। वरना ऑब्वियसली एक ऐसा तासुर जाता कि हम शायद उनसे घबरा के इलेक्शंस में जा रहे हैं। तो डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं था जब आप ये डिसाइड करे थे कि आपने इलेक्शंस में नहीं, अभी तो खुद शायद खकान अब्बासी, जुबैर, जितने भी इनके सारे, मिफ्ता इस्माइल, इवन खुद अभी आप उनकी बात कह रहे थे, बहुत इंस्टेंसेस थे कि जिसपे आप कोई पार्टी तो नहीं बना रहे अपनी। इकोनॉमिकली तो बड़े स्टेबिलिटी के साथ आप जा रहे थे। उन्होंने हाँ पॉलिटिकल डिसीजंस कुछ लिए एंड आखिरी वक्त के ऊपर, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा था शायद अब हुकूमत जा रही है, और फिर आखिरी साल वैसे भी तमाम गवर्नमेंट जिसने इलेक्शन में जाना हो तो पॉलिटिकल डिसीजन लिए थे। एंड पीपल्स पार्टी वाज वेरी स्मार्ट के पीडीएम से तो अपने आप को डिटैच कर लिया था, डिसोसिएट, बट पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी से अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते। उसके जवाब दे वो पीपल्स पार्टी भी उतनी इक्वली है जितना वो जमात जो कि स्टेयर कर रही थी इस पूरी कश्ती को। मनान साहब के साथ देखिए, अगर कोई लिंक का प्रॉब्लम आ रहा है नेट का, तो मेरा ख्याल है फोन पे हम कर सकते हैं उनको। मनान साहब सुन पा रहे हैं? जलसे जुलूस हो रहे थे, इसके अलावा रैलियां निकल रही थी, लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या है कि जब एक बानिए तहरीक इंसाफ के कॉल के ऊपर जो वो रैली निकली है ना, उसके बाद थोड़ा सा माहौल बिल्कुल चेंज हो गया है। जो पीटीआई का कारकुन था या वो लोग जो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वो इस टाइम के ऊपर बाहर निकल पाए और बड़े जबरदस्त अंदाज से इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी हुई है। लेकिन अभी भी अगर आपको बताता चलूं, थोड़े से मसाइल तो है फैसलाबाद में, जो है मतलब जो आजाद उम्मीदवार है उनके जो इलेक्शन कैंपेन है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनके लिए, इसलिए कि जब वो बैनर लगाते हैं, रात को बैनर फाड़ दिए जाते हैं, उतार दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको बताऊं कि मजीद जो है, अगर वो कहीं रैली करने लगते हैं या कहीं कॉर्नर मीटिंग करते हैं, तो देखिए कॉर्नर मीटिंग के ऊपर भी ये प्रॉब्लम होती है कि उन लोगों को पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तारियां हो जाती है, बहुत सारे मसाइल उनके पास है। लेकिन एक चीज अहम है कि कंपटीशन बहुत जबरदस्त टाइट है। अगर हम एनए 100 की बात करें तो वहां से राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो एनए के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। उनके मुकाबले के अंदर है डॉक्टर जो पुराने हमारे निसार साहब है, वो एमएलए पहले सबका है, और इसके अलावा वो अब मुकाबले के ऊपर है। लेकिन डॉक्टर निसार चीमा की बात कर रहे हैं, बात बताओ तो बहुत ज्यादा इलेक्शन के मामले के अंदर उन्हें भी बहुत सारी परेशानी क्रिएट हो रही है उनके लिए। अगर एनए 102 में बात करें तो आबद शेर अली के मुकाबले के अंदर जो पीटीआई की हमायत याफ्ता कैंडिडेट है वो चंगेज खान काकड़ एडवोकेट है। ये पंजाब बार काउंसिल के मेंबर भी हैं और इसके अलावा इस टाइम इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और बहुत यानी कि खुल के कैंपेन कर रहे हैं। वाहद ये हस्ती है, ये शख्सियत है चंगेज खान काकड़ जो इस टाइम के ऊपर इलेक्शन खुल के अपनी कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये अपने दफातर नहीं खोल पा रहे, इसमें ये थोड़ा सा मसाइल आ रहे हैं। जबकि आबद शेर अली जो है वो खुल के अपनी कैंपेन, तकरीबन उन्हें 1 साल हो गया वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं और बड़े जबरदस्त अंदाज से हो रही है। इसी के साथ अगर आप एनए 101 में चले जाए तो वहां मियां अब्दुल मन्नान जो साबिक एमएनए है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उनका बेटा जो है मियां अरफान वो कंटेस्ट कर रहे हैं। जबकि उनके मुकाबले के अंदर जो है पीटीआई के हमायत याफ्ता जो है राना आतिफ है और वो अब मैदान में आए हैं क्योंकि एक चीज है कि जो खामोश वोट है ना वो बहुत ज्यादा फैसला कुन वोट होगी। फैसलाबाद के अंदर खामोश वोट की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है, जबकि ये खामोश वोट कभी बहुत थोड़ी होती थी लेकिन अब उसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लोग बाहर तो नहीं आ रहे लेकिन खामोश वोट के तौर पे है। इसी तरह अगर आप हम एनए 103 में चले गए तो हाजी अकरम अंसारी साहब जो 5 मरतबा एमएनए हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, लेकिन पहली मर्तबा उनके मुकाबले के अंदर मियां अली सरफराज आए हैं। मियां अली सरफराज जो है मियां जाहद सरफराज के फरजंद है और मियां जाहद सरफराज उनके हैं। और इसी तरह अगर आपको मैं बात बताऊं कि 104 जिसके अंदर राजा रियाज साहब जो है उनका बेटा कंटेस्ट कर रहा है और उनके मुकाबले के अंदर पीटीआई के हमायत याफ्ता जो हामिद है वो हामिद साहबजादा हामिद वो हो रहा है। मुकाबला बड़ा टफ है, जबकि निचली जो सीटें हैं पीपी की उसके अंदर भी सबसे ज्यादा इस टाइम जो मेहनत हो रही है वो पीपी 117 के अंदर ख्वाजा रिजवान, उनके मुकाबले के अंदर पीटीआई के जो है राना और दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम लगा लेंगे बटाला कॉलोनी के अंदर वो भी बहुत अच्छा है।
पीपी के हवाले से भी लोग जो है ना इस टाइम, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं, अच्छा, लोगों के पास जाते हैं, मनान एक वहां मिनट जरा, मनान एक मिनट जरा, हमें जरा एक ब्रेक लेनी है छोटी सी, तो ब्रेक के बाद आते हैं। तो जरा हमें ये भी जरा रखिएगा कि ऐसे फैसलाबाद के अंदर बड़े तगड़े उम्मीदवार भी थे, एहसान अफजल, तलाल चौधरी, फिर इस तरह फरूख हबीब तहरीक इंसाफ के। तो अब उन हलकों में जहाँ पे ये लोग थे वहाँ पे क्या पोजीशन है, और फिर जो नून लीग के ये लोग नहीं लड़ रहे, तो उन हलकों के अंदर क्या नून लीग के वर्कर वोटर भी तकसीम हुआ है या नहीं हुआ? जरा इस हवाले से भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत करें पाकिस्तान इलेक्शन के हवाले से, स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है ABN की, और मेरे साथ लीना शिगरी, बासित साहब, ईसा नकवी और फैसलाबाद से मनान अशरफ हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले हम बातचीत करते हैं। मनान, एक सवाल छोड़ गया था ब्रेक से पहले मैं आपके लिए कि तलाल चौधरी और एहसान अफजल को टिकट नहीं मिले, ये फैक्टर कितना इन हलकों के अंदर जरा एग्जैक्टली बताइएगा, अभी वहाँ पे क्या सिचुएशन है, और ये फैक्टर क्या वहाँ पे काउंट कर रहा है, या बाकी ये फुली सपोर्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी को और जो भी कैंडिडेट है वहां पे? देखिए, फैसलाबाद की सियासत जो है ना वो ग्रुपों में तकसीम हो चुकी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा इससे पहले जरा राना एहसान का बता देता हूं, क्योंकि राना अफजल साहब बहुत ज्यादा पॉपुलर थे अपने हलके के अंदर। क्योंकि राना अफजल साहब, अलबत्ता ये जरूर है कि जब भी वो अपने हलके में निकलते तो उन्हें पब्लिक की, आम लोगों की बहुत ज्यादा सपोर्ट थी। वो आम वर्कर के तौर पे काम करते थे, हालांकि MNA भी होते थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी यानी कि लोगों के साथ मोहब्बत, अपनापन जो है बहुत ज्यादा होता था। लेकिन बाकी लोग उस मुकाबले के ऊपर नहीं आते थे। लेकिन क्योंकि वो फौत हो गए, राना एहसान को लोग उम्मीद कर रहे थे, जिसके अंदर इस्लाम नगर, इसके गुलिस्तान कॉलोनी, ये वो इलाके हैं जिसमें वोट बैंक बहुत ज्यादा, और मुस्लिम लीग नून का बहुत ज्यादा वोट बैंक है। लेकिन वो किल हुआ 2018 के इलेक्शन के बाद, क्योंकि यहां से राजा रियाज जो है वो उसके उम्मीदवार थे PTI के, और वो विन कर गए थे 2018 के अंदर। लेकिन राना अफजल से उम्मीद की जा रही थी कि इस दफा उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उन्हें टिकट नहीं दी। उसी हलके से राजा रियाज को टिकट दी गई, और राजा रियाज को मजबूरन एंड वक्त के ऊपर एक चंद घंटे पहले अपना फैसला चेंज करके अपने वही मुस्लिम लीग नून के जो टिकट है अपने बेटे राजा दानियाल को देनी पड़ गई। राजा दानियाल पहली मर्तबा इलेक्शन में आए हैं। अच्छा, ये ऐन वक्त पे क्यों फैसला करना पड़ा उन्हें वैसे मनान? देखिए, फैसला इसलिए करना पड़ा था, कुछ हलके ऐसे थे जो राजा रियाज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। राजा रियाज के लिए थोड़ी सी हमदर्दी उनके लिए पैदा जरूर हुई थी, लेकिन मुकम्मल हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि लोग, कुछ ग्रुप ऐसे थे जो चाहते थे कि राना एहसान अफजल जो है उन्हें टिकट दी जाए। अगर उन्हें टिकट मिलती है तो हम उनकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन वैसे नहीं करेंगे। और वैसे भी PDM की गवर्नमेंट के अंदर राजा रियाज की मुखालफत जरा अवामी पजीराई कम हो गई थी, मुखालफत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि शायद वो इलेक्शन के अंदर वो रिजल्ट ना दे सकें जो रिजल्ट आम रूटीन के अंदर लोग जो है वो यानी कि जीतने के लिए मिल सकता है। इसी वजह से मजबूरन फिर उन्हें अपने बेटे को मैदान में उतारना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं इलेक्शन में रहा तो बहुत से ऐसे सवाल आते हैं शायद जिसका वो जवाब ना दे पाए, उनके लिए परेशानी का तो सबब ये जो बने। दानियाल साहब हैं मनान, ये दानियाल साहब जो हैं राजा रियाज साहब के बरखुरदार, ये आज जो फैसलाबाद में जलसा हुआ है PMLN का, उसमें मौजूद थे स्टेज पे कि नहीं? और फिर दूसरा सवाल मेरा ये है कि आज जो जलसा हुआ है, भरपूर जलसा था, लेकिन क़यादत जो थी बहुत जल्दी में लग रही थी, बहुत मुख्तसर तकारीर हुई, इसकी क्या वजह है? देखिए, आज का जो जलसा है ना, फैसलाबाद की तारीख है कि जब 2008 का इलेक्शन हुआ था, उस टाइम के ऊपर भी भरपूर जलसे धोबी घाट में ही होते थे। धोबी घाट वहां एक जगह थी जो जलसे कभी नहीं किसी का भरता था। वहां धोबी घाट के अंदर था कि जी मुस्लिम लीग नून जो है ये जलसा भरने में कामयाब हो जाती, धोबी घाट भरने में कामयाब हो जाती थी। फिर 2013 के इलेक्शन के अंदर भी मुस्लिम लीग नून ने बड़े जबरदस्त अंदाज से ये धोबी घाट भरने का एक रिकॉर्ड कायम किया। 2018 के अंदर भी इनके पास रिकॉर्ड जरूर था, लेकिन पहली मर्तबा हुआ है। देखिए, जो लोग, हम तो वहां मौजूद रहे हैं, बाकायदा उसे बिल्कुल मतलब पूरी ग्राउंड को हम वॉच करते रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो रिकॉर्ड बनना था कि धोबी घाट में पब्लिक जमे गफीर आ जाना, एक पूरा अवामी समुंदर अंदर उमड़ आना, वो बात नहीं थी। क्योंकि हम लोग जब बैठे रहे थे, मियां नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ लाए और उसके बाद
सब की आदत आ गई। राजा रियाज अलबत्ता जरूर है कि राजा रियाज स्टेज पे नहीं गए हैं, राजा रियाज बिल्कुल स्टेज के सामने जो चेयर्स थी आम पब्लिक की उसके ऊपर मौजूद रहे हैं, उनका बेटा भी उन्हीं के साथ था। राजा रियाज साहब को जब टिकट दी जा रही थी उस टाइम भी कुछ हलके जो थे वो उनकी शदीद मुखालफत में थे और उनका ये कहना था कि राजा रियाज साहब को टिकट ना दी जाए, लेकिन क्योंकि राजा रियाज साहब को टिकट मुस्लिम लीग नून की तरफ दे दी गई, आज हमें थोड़ा सा उनका नजर आया है कि मुस्लिम लीग नून की जो मेन क़यादत है वो थोड़ी सी जो है फैसलाबाद की क़यादत वो थोड़ी सी दूर है, क्योंकि फैसलाबाद में दो ग्रुप बहुत अकाउंट करते हैं और बहुत शिद्दत के साथ एक दूसरे के सामने है, जिसमें राणा सनाउल्लाह ग्रुप एक है और चौधरी शेर अली ग्रुप दूसरा है। ये ग्रुप जो है हर टाइम किसी ना किसी मामले पर टकराते रहते हैं। जबकि आपको ये भी बता दो 2018 के इलेक्शन के अंदर और उसके बाद जब मरियम नवाज फैसलाबाद आई है तो उन्हें बकायदा शिकायत भी लगाई गई थी कि जी चौधरी आबद शेर अली की जो सीट हारी गई है उसमें भी बड़ा अहम किरदार कुछ लोगों का रहा है और जानबूझ के मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने उन्हें हराया क्योंकि वो वोट नहीं दिलवाई है, जिसकी वजह से उन्होंने शिकायत लेकिन ये की। दोनों आज मौजूद थे स्टेज पे। आज स्टेज पे तो और होते हैं स्पेशली जब आज शहबाज दोनों शरीफ थे साहब बात कर मौजूद। रहे थे तो राणा साहब उनके बिल्कुल साथ ही खड़े हुए थे। आबिद शेर आबिद अली शेर साहब अली भी को खड़े थे। फोकस ज्यादा किया जाता तो पीछे बैठे हुए थे। एक दाएं और एक बाएं बाएं, तो- हाँ। नहीं वो बैठे हुए थे मेरे ख्याल से। मैंने आबिद जब शेर अली तकरीर साहब करी थी पीछे ना मरियम नवाज तो दोनों पीछे खड़े हुए थे, दोनों हजरात। अलीना, आप फैसलाबाद के हवाले से कोई बात करना चाहेंगी या पूछना चाहेंगी? आज जो नौजवानों के हवाले से जो मरियम साहिबा बोल भी रही थी, बात भी गुफ्तगू भी कर रही थी, फैसलाबाद के नौजवान क्या सोच रखे हुए हैं मनान साहब? देखिए नौजवानों की जो सोच है ना वो बहुत जबरदस्त है। देखिए हमारे फैसलाबाद का नौजवान पहली दफा इलेक्शन में दिलचस्पी ले रहा है, इसलिए कि फैसलाबाद का नौजवान को इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि यहाँ का ज्यादा कारोबारी तबका है, यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट है या यहाँ लेबर जो है वो बहुत ज्यादा है। फैसलाबाद क्योंकि इंडस्ट्री बहुत है, छोटी बड़ी घरेलू इंडस्ट्री, मिलें बड़ी बड़ी, टेक्सटाइल में यूनिट है, इसके अलावा बहुत ज्यादा। लेकिन नौजवानों का ये होता था कि पढ़ते थे और वो सीधे कारोबार पे आ जाते थे, दुकानों में आ जाते थे। पहली दफा हुआ है कि 2024 के इलेक्शन में लोग नौजवान जो है वो बहुत ज्यादा इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और जब लोगों के इस टाइम के ऊपर उनके वालिदैन सब बड़े दुकानदार कोई भी लोग हैं जो बड़े हैं वो इतना ज्यादा अब इलेक्शन को करीब से नहीं देख पा रहे जितना ज्यादा इलेक्शन में दिलचस्पी आज का नौजवान ले रहा है। और आज के नौजवानों के लिए कैंपेन चलाना बहुत आसान है। स्टूडेंट बहुत ज्यादा इलेक्शन में कूद चुके हुए हैं, जिसे कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। आज का नौजवान बिजनेस तबका जो है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए इमरान खान को जब फैसला यानी कि जब बानिए तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं, नाम ले लें, कोई बात नहीं, एक दफा ले लिया लेते रहे, कोई मसला नहीं। अब इलेक्शन का जमाना है। अच्छा ठीक अच्छा ये है कि देखिए इमरान खान ने जब यहाँ आके सबसे पहले जो अपने यानी कि हेल्प मांगी थी ना तो उनके साथ 2018 में नौजवान खड़ा हुआ था और वो नौजवान की तादाद जो है 2018 के बजाय पीडीएम की गवर्नमेंट आई है तो ये तादाद बढ़ चुकी हुई है। इस टाइम फैसलाबाद का जितना बिजनेसमैन तबका नौजवान, कारोबारी तबका जो है, जो दुकानदार है वो या स्टूडेंट, आप उनके अगर मैं उनसे मिलता रहता हूं अक्सर उनके इंटरव्यू वगैरह या उन लोगों के साथ ये बात होती रहती है तो मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं तकरीबन मेरे नजरिए के मुताबिक 60 से 70% जो नौजवान है आज बानी पीटीआई के साथ खड़ा है। और अगर वो उन लोगों की हमदर्दियां इमरान खान के साथ हैं तो इसका मतलब है वोट भी पड़ेगा। जरा मैं ईसा, आप फैसलाबाद के वाले से कुछ बात करना चाहेंगे? नहीं, बड़ी ज़बरदस्त है मनान अशरफ साहब ने जिस तरह स्केच दिया है। कोई अपना मुझे बताएं कि जाहिर है कि पंजाब असम्बली के लिए भी बड़ी सीटें हैं वहाँ पर, क्या आपके ख्याल में रिजल्ट जो 2018 का था, 2013 का, 2008 पीपल्स पार्टी निकाल गई थी, 2013 जो है वो नून लीग ने तकरीबन स्वीप कर लिया था, 2018 जो है उसमें पीटीआई की प्रेजेंस आ गई, 2024 कैसा होगा फैसलाबाद में? हाँ, जरा ओवरऑल इसको देख लें कि नेशनल असम्बली की कितनी सीटें हैं, क्या एवरेज आप देख रहे हैं, सूबाई असम्बली की कितनी सीटें हैं, उनमें कितना प्रोपोर्शन देख रहे हैं कि नून के पास, पीटीआई के पास, पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र ही नहीं किया यार। पीपल्स पार्टी टीएलपी का किया। पीपल्स पार्टी 2008 में राणा साहब पीपल्स मनान साहब 2008 में पीपल्स पार्टी 4-5 नशिस्तें उसने निकाली थी फैसलाबाद और इर्द-गिर्द के। राजा रियाज भी सेम उस टाइम पीपल्स पार्टी में थे शायद। बिल्कुल, नवाब शेर वसीर थे, बाकी लोग थे। जी मनान उसमें पीपल्स पार्टी में थे उस टाइम। लेकिन देखिए 2013 के अंदर क्लीन स्वीप हुआ था मुस्लिम लीग नून की तरफ से। 2018 के अंदर जो बड़ी सीटें थी उनमें से सारी सीटें जो है
जिस तरह अगर आप बात करें कि NA 102 के अंदर उस टाइम के बाद जरा नंबर चेंज हो गए थे, लेकिन आज की अगर नंबरों के हवाले से मैं बात करूं, आबद शेर अली को हरा के मियां फरक हबीब आ गए थे, और इसके अलावा हाजी अकरम अंसारी को हरा के शेख खुरम जो है शहजाद वो आ गए थे PTI के, और इसके साथ ही राजा रियाज जो थे जो PTI से कंटेस्ट कर रहे थे वो जीत गए थे, उन्होंने हरा दिया था मुस्लिम लीग नून को, और इसी तरह मियां मन्नान हार गए थे और फैजुल्ला कमोका जो है वो विन कर गए थे। 60 से 70% फैसलाबाद की पॉपुलेशन भी आप देख लें लार्जेस्ट सिटीज हैं पाकिस्तान के। जो लास्ट इलेक्शन में टर्न आउट क्या था हमारे ओवरऑल पंजाब में लास्ट टाइम? हाँ 2018 में लास्ट टाइम पंजाब का नहीं, पूरे पाकिस्तान का कितना 49.5 समथिंग ऐसे 50 से नीचे ही था। हाँ 50% के करीब ऐसे ही था कुछ। और अभी आपका टर्नओवर जो है ना, सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो टर्नओवर के ऊपर है और सबको है। ये बताइए, Anything और ये above जितनी 50% मेहनत की जा रही है ना, कि जैसे आप भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब नून लीग को बड़ी दुनिया पसंद करती है। मैं कर रहा हूँ मैं कल देखे ना, आपने बड़ी मैं- मेहनत की मैं है इसके साथ-साथ ही- डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में, मैं यूएई के मैं अंदर। तो हकाइक सामने रखने की तो Right, अभी but- जितनी मेहनत की जा रही है ना 6-7 महीनों से, वो यही की जा रही है कि लोगों के ज़हनों में डाला जाए कि ਤੁਹਾਡਾ वोट तुसी जिथे मर्जी सुटो, निकलना जो है वो शेर दे कोलों है जाके, तो शेर ने देखिए, आके लेकिन अपना इस वोट जाया कर लेनी हाईली आपकी इजाजत से मैं चाहूंगी अगर हमारे पास वो फुटेज है नाजरीन के लिए भी हम दिखाएं कि इस हाईली चार्ज माहौल में जहाँ पे हमने इतने मन से हम देख रहे थे, वो पोलराइजेशन भी बिल्कुल पीक पे नजर आ रही है। लेकिन कल एक फुटेज सोशल मीडिया पे बड़ी सर्कुलेट करने लगी और वो गिलानी आ गया, साहब दिखा और ये तैमूर मलिक साहब जो कि NA 148 से दोनों मद्दे मुकाबिल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बैरिस्टर तैमूर मलिक और गिलानी साहब, ये दोनों आप देख सकते हैं कि इनकी मुलाकात किसी बाजार में हुई है और एक दूसरे को गले लगाया गया है और बड़े खुशगवार माहौल में। मेरे ख्याल से ये इसकी पीछे जरूरत थी रूस- आज के इस माहौल में जहाँ पे रूसी मलबूसात भी नजर आ रहे हैं। अब अल्लाह तैमूर मलिक अब पे करम करे। नहीं देखें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नैरेटिव ऑब्वियसली उनके लीडर बानी का अभी तक यही है कि वो चोरों और डाकुओं के साथ जो है वो नहीं बैठे। तैमूर मलिक साहब वकील भी तो है ना, देखो उनके क्लाइंटेज भी होती है। लेकिन ये बड़ा पॉजिटिव है कि एक जो कल्चर ऑफ को एग्जिस्टेंस है, मेरा ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस पे शायद प्रोबेबली वो कोर्स करेक्शन या वो एक रिफ्लेक्ट इस पे कर रहे राउफ हुसैन होंगे। साहब कह रहे थे, राउफ हुसैन कल वेलकम बैक नाज़रीन, हम बातचीत कर रहे हैं स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024 के हवाले से। और इसा आपका बात करें शेख रशीद साहब के बारे में बताएं। पिंडी के साथ आपका हल्का है ट्विंस, ऐसा आप तो जाते रहते हैं, शेख रशीद साथ मुलाकातें भी रहती हैं। वो जब मेरा ख्याल नॉर्थ पंजाब को जब हम उधर फिर डिस्कस डिस्कस करेंगे, करें। कल जब आज करेंगे सेंटर पंजाब करें। शेख साहब की बारी कल है, चलो और ना फिर दो हाथ भी करांगे, चलो ठीक तगड़े किस्म के हाथ करेंगे। इसा आप जो हम फैसलाबाद जाने से पहले बासित साहब एक बात कर रहे थे IMF और इकोनॉमिक इश्यूज और वो सारी चीजें बात कर रहे थे, उस वक्त मैंने आपकी बात काटी थी ब्रेक में, आपने कहा भी कि मेरी बात जो है पूरी नहीं हुई, नाराज हो रहे थे ब्रेक और में, वो- बल्कि इन्होंने चाय पीने से और भी वो इनकार कर दिया। बासित साहब ने माहौल बात पैदा किया और कि ये आपकी तबीयत सही नहीं है, आप चाय और ये वो माहौल पैदा करना चाह रहे थे जो डिसाइफर में इब्तदाई दिनों के अंदर डिबेट में जो डिबेट डिबेट पे हुआ करता था। मसल में बासित साहब ने अपनी गजल सुनाई, हमारा मरसिया सुना नहीं इन्होंने। नहीं हम मरसिया सुनने के मूड में नहीं है इस वक्त। इस हमने वक्त तो अच्छी सर यही गज़लें सूरत-ए-हाल सुनाएं, चल रही है, गाने यही। सुनाएं। नहीं मैं असल आज में देखिए अच्छा, हाँ। बासित साहब मेरे लिए ना बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा और मेरे लिए शॉकिंग भी होगा अगर मुझे एट द एंड ऑफ द डे पता चले कि ये जो नौजवान लोग हैं इन्होंने पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमत को दोबारा वोट दिया। नून लीग जिसको स्पेयर हेड कर रही थी, शहबाज शरीफ ये सब कुछ कर रहे थे, मेरे लिए हैरानी होगी। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, अगर पीपल लोग ये है तो बिल्कुल वो होनी चाहिए, लेकिन मेरे लिए हैरान कौन होगा? क्यों हैरान कौन क्यों होगा? आप खुद ही अभी थोड़ी देर पहले 149 रुपए का पेट्रोल जो है पिछले वो सेगमेंट में आप वो लोग 285 देखिए पे भाई कब साहब, पहुंचा? पिछले सेगमेंट में आप ही लोग बता रहे, अलीना और आप ही लोग बात कर रहे थे कि अगर इमरान खान को ना हटाते तो शायद वो उनकी पॉपुलैरिटी तो इतनी कम हो चुकी हाँ थी, बिल्कुल कम हो गई। महंगाई की वजह से। तो फिर Who is उनके- accountable? जो उनके भी भी- हाँ, देखिए जो उनके facts हैं, तो फिर the उनकी भी facts- हुकूमत क्या अच्छी थी फिर? अरे भाई द फैक्ट्स दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स बॉस। बात ये है कि इमरान खान ने जो डिजास्ट्रस डिसीजन लिया व्हेन ही न्यू कि ये सारे गैंग अप हो गए और मेरे खिलाफ इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है, ही टुक पॉलिटिकली उन्होंने एक फैसला किया जिसका को 800 अरब रुपए का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। यही कैलकुलेशंस बताई जाती हैं कि जून तक लॉक कर दिया। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ये तो सारे अक्लमंद लोग हैं,
इमरान खान तो बेवकूफ था। नहीं, ये अकलमंद लोग है ना। किसने कहा है? ये तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये मुआशी इंजीनियर्स, द मुहंदिस, ये जो सर्जन्स, ये जो तबीब है, मुआशी तबीब, इन्होंने तो 13 जमातों की कलेक्टिव विजडम ने इन्होंने तो ठीक करना था। They did everything which should not be done as a government. मुझे एक बात बताएं, आपने सच बोलना था ना कि भाई हम इस वजह से आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इमरान खान फला फला अपॉइंटमेंट ना करे, हम करना चाहते हैं, हमारे पॉलिटिकल सर्वाइवल और हमारे बच्चों का सवाल है। ये मत बताते सुबह दोपहर शाम बैठ के हुकूमत के तौर पे कि मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है। अप्रैल 2 अप्रैल की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ट्वीट के पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स कितने सबको मालूम है। स्टेट बैंक के 16 अरब थे, निजी बैंकों में मिला के ऑलमोस्ट कोई आप सुबह दोपहर शाम, मुझे एक बात बताएं, आप सुबह दोपहर शाम अगर बैठकर एज अ गवर्नमेंट जब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है, हर वो शख्स जिसके पास पैसा मौजूद है उसे पता है मेरा रुपया कहां बचेगा। मेरा रुपया बचेगा अगर मैं डॉलर खरीद लेता हूं, अगर मैं सोना खरीद लेता हूं, तो उन दोनों की ब्लैक मार्केट क्रिएट होगी। गवर्नमेंट ने खुद क्रिएट की। मैं तो कतन डिफेंड नहीं कर रहा पीडीएम। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मिफ्ता इस्माइल ने जाकर जो फैसले मई के महीने में, मई एंड पे जब वो कतर गए, ये शहबाज शरीफ जब हुकूमत, ये जिसको हम डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उस पर राजी हो गए थे, द मेजर्स ही स्टार्टेड टेकिंग एट टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई एंड स्टार्ट जून, वो लेने चाहिए थे। पहली बात, चलें देर आयत दुरुस्त आयत। मुझे एक बात बताएं, अब आप मुझे एक बात बताएं कि जिस वक्त मिफ्ता इस्माइल ने ये सारे फिर डिसीजंस लेके, करेक्टिव मेजर्स लेके IMF का बहाल करवा दिया प्लान, तो इमरान खान का द रॉन्ग्स ऑफ इमरान खान वर डन एंड डस्टेड। हु टोल्ड यू कि आप उसके बाद एक बंदा लंदन में बैठ के मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ कॉन्स्पायर करे, फीड करे रिपोर्टर्स को खबरें, और उसके बाद जिस दिन वो जहाज पे बैठे बीइंग एब्सकॉन्डर, पाकिस्तानी लॉ के फ्यूजिटिव के तौर पे वो बैठे प्राइम मिनिस्टर के जहाज में, और 26 सितंबर को उतरने से पहले, जहाज से बैठने से पहले फोन करे कि 7 रुपए पेट्रोल कम कर दो, 17 रुपए पे 217 पे ले आओ डॉलर, मलिक बोस्तान को और दूसरे लोगों को फोन करे, और फिर खबरें लगवाएं कि डार को देखते ही डॉलर की कांपें टांग गई। देखिए, और फिर आप मेरे मर्सिया सुने पूरा ना, फिर आप आके ये कहें कि मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है, IMF शुड बिहेव, मोदी शुड बिहेव, वर्ल्ड बैंक शुड बिहेव द वे दे बिहेव। अच्छा, वैसे बासित साहब मुझे एक मिनट मुझे एक बात बताएं, आप सफारतकार भी रहे हैं, जब हम मोहताज हों, हम एक डॉलर के, और जाकर हर 3 महीने बाद कहें हमें कोई बड़ी मेहरबानी मदद करें, हमारा जो कर्जा है रोल ओवर कर दें, तो ऐसे मौके के ऊपर बंदा ऐसे करता है कि यूं बैठे पैसे भी दे दें लेकिन शुड भी है। वो तो हमारे DNA में है ना कि हम भी मांगते हैं तो बड़े। हालांकि उनको उनके प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे बैगर कार्ड भी। देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, हम अपने साथ तो ऑनेस्ट हो सकते हैं ना। मैं ये कतन नहीं कह रहा कि PDM की तो परफॉर्मेंस अब सबके सामने है। PDM की परफॉर्मेंस क्या, उससे 2013 से 2018 और 2008 से 2013 की जो परफॉर्मेंस है वो भी हमारे सामने है। कोई हमें शहद की यहाँ दूध की नहरें नहीं मिली, सच्ची बात तो ये है। सवाल ये पैदा होता है, जो लोग आप बात कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा उससे इख्तलाफ है। मैं ये समझता हूँ कि PTI की हुकूमत भी कि मैं उनको थोड़ा एक मार्जिन देता हूँ। इमरान खान को कोविड आ गया था, प्रॉब्लम्स बढ़ गए थे, कोविड को दे हैंडल्ड इट वेरी वेरी वेल अनएक्सपेक्टेडली। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान भी आए थे ना, तो बदकिस्मती के साथ उनके यहाँ भी कोई विजन नहीं था सच किस तरह मैंने पाकिस्तान को रन करना है। वो रिफ्लेक्ट सॉरी कलामी की माफी, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करता था कैबिनेट की जो रीशफलिंग हुई, फाइनेंस मिनिस्टर्स कितनी बार तब्दील। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं, कोई हालात कोई दूध और शहद की नहरें नहीं। तो ये कहना भी कोई ठीक मुनासिब बात नहीं है कि जी 2008 जब इमरान खान की हुकूमत थी तो बहुत हालात बेहतर थे। उस वक्त भी लोग ये इन्हीं के पीछे थे ना, ये जो महंगाई तहरीक चलाओ की बात हो रही है ना, कितने यहाँ पे जैसे मार्च, हाँ वो भी मार्च चल रहे थे, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स क्रेडिट लिया जाता है। पीपल्स पार्टी ने कहा था हमने रेजोल्यूशन वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का था, और उसी दिन प्राइसेस पे। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सच्ची बात ये है कि अपना होमवर्क नहीं करती, कोई स्पेड वर्क नहीं है। नोबडी सेइंग कि इमरान खान ने आके कुछ चीजें, लेकिन आप लोग यही हम यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि ये इंटरेस्टिंग होगा जानना कि भाई लोग पिछले 16 माह में जो हुआ, एक छोटा सा फिगर आपके सामने रख देता हूं, वेरीफाइबल फैक्ट्स हैं।
42 महीने इमरान खान की हुकूमत, मुल्क में 18,000 अरब का कर्जा बढ़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्जा, उसके बाद 16 महीने में 19,000 अरब। गलत हुआ ना ये सब कुछ। नहीं तो आप मुझे एक बात बताएं, ये वाली बात कहना उससे बहरहाल मैं तो इख्तिलाफ करूंगी कि यू विल बी डिसअपॉइंटेड और यू विल बी सरप्राइज कि अगर पीडीएम को या इन जमातों को अवाम वोट देगी। अवाम तो फ्रीली, यही तभी इसलिए मुतालबा भी किया जा रहा है कि लेट इट बी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, शफाफ इलेक्शंस करवाएं एंड लेट द नेक्स्ट गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट पीपल्स विल। इमरान खान के दौर में लोड शेडिंग, एक लास्ट बात कह दूं बासित साहब, इमरान खान के दौर में लोड शेडिंग होती थी, मियां साहब के दौर में खत्म हुई थी, उस दौर में दोबारा थोड़ी सी तकरीबन थोड़ी बहुत तो होती थी ना, लेकिन गर्मियों में होती थी बिजली की लोड शेडिंग, सर्दियों में होती थी गैस की लोड शेडिंग। शहबाज शरीफ साहब जब आया ना, उन्होंने एक नई लोड शेडिंग इंट्रोड्यूस गर्मियों में ईसा ने मर्सिया में बहुत वक्त ले लिया, गर्मियों में सर्दियों में हमें 30 सेकंड में ये बात जरूर कि पीडीएम की वो जो गवर्नमेंट और जिस तरह नंबर्स एस्केलेट किए हैं, वो ऑब्वियसली वो अभी आपको यही फील आती है कि शायद वो उसी गवर्नमेंट का एक्सटेंशन नजर आ रहा है, क्योंकि 13 रुपए पेट्रोल की कीमतें, आज हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता रोज का एक फैसला काबीना की ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, मंजूरी दी गई है जान बचाने की, जो थैंक यू अलीना शिकरी, शुक्रिया बासित साहब, शुक्रिया ईसा नकवी साहब, शुक्रिया। यकीनी बात है जब लोग वोट डालने जा रहे होंगे तो वो याद रखेंगे कि 13% इन्फ्लेशन थी जो बढ़कर जो है कि अब वो 28-30% से ऊपर जा चुकी है। और प्रोग्राम आज जो हमने शुरू किया था कि इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, तो हमें देखना है कि अगर हम खुदी को अपनी एहसास भी कर लें, बुलंद भी कर लें, अपने मकतब के अंदर खुदी की तालीम दे दें, तो शायद फिर ये सूरत ना आए कि महकूम के हक़ में है यही तरबियत अच्छी, मौसीकी और सूरत गरी हो, इल्म नबातात। तो हमें ज़रा इससे आगे निकल के कौम की भी और अपनी खुदी अगर हम बुलंद कर रहे हैं तो पाकिस्तान काफ़ी मसाइल से निकल आएगा। आज तक के लिए इतना ही। कल दोबारा से हम इलेक्शन ट्रांसमिशन नए हल्के नए रीजन के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।